नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूं जो शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से और शिक्षक प्रशिक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि रीट सीटेट कई एग्जाम्स में ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं होता, लेकिन फिर भी शिक्षा शास्त्र के लिहाज से इस पर कई बार प्रश्न पूछे गए और पूछे जाते हैं। बताना चाह रहा हूं सूक्ष्म शिक्षण के प्रकरण के ऊपर। सूक्ष्म शिक्षण का प्रकरण जिसकी चर्चा अगर हम करें तो ऐसा कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारंभ हुआ वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर 1961 के अंदर हुआ। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जहां पर 1961 के अंदर एक विद्वान प्रोफेसर हुए जिनका नाम था कीथ एचिसन, और कीथ एचिसन ने शिक्षक प्रशिक्षण के अंदर वीडियो टेप का प्रयोग किया। यानी जो प्रशिक्षु थे उनको पढ़ाने की दक्षता उनकी डेवलप हो, तो जैसे उन्होंने पढ़ाया उनका वीडियो टेप रिकॉर्ड करके और उन प्रशिक्षुओं को दिखाया गया। तो इससे क्या हुआ, इससे वो प्रशिक्षु अपनी कमियों को दूर कर पाए। तो शिक्षक प्रशिक्षण में वीडियो टेप का प्रयोग जब कीथ एचिसन ने 1961 में किया तो वहां से कहते हैं कि एक प्रकार का सूक्ष्म शिक्षण, मतलब कोई जैसे प्रशिक्षु है उसने 5-10 मिनट पढ़ा लिया आगे खड़ा होके और उसका वीडियो रिकॉर्ड करके बताया कि तुम ऐसा पढ़ाते हो। जैसे कोई फैकल्टी पहली बार किसी कोचिंग में पढ़ाती है तो उसका डेमो लेते हैं ना, 5-10 मिनट का भाई डेमो दे दो। या फिर जब कॉलेज लेक्चरर वगैरह के इंटरव्यू होते हैं आरपीएससी के अंदर, वो कहते हैं 5 मिनट का 2 मिनट का आप कम से कम बोर्ड पे खड़े होकर कैसे पढ़ाते हो, आपका टेक्निक क्या है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाते हो तो 2-4 मिनट कैसे देते हो। वैसे ही शिक्षक प्रशिक्षण के अंदर भी वीडियो टैप का प्रयोग हुआ, और वीडियो टैप का प्रयोग हुआ तो वहां से एक अवधारणा ने जन्म लिया और जिसको हमने कहा माइक्रो टीचिंग। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जो कीथ एचिसन ने किया 1961 के अंदर, उन्होंने शिक्षकों के शिक्षण को रिकॉर्ड करके उनकी स्थिति और जो विशिष्ट बिंदु जहां पर गलतियां कर रहे थे वो शिक्षक प्रशिक्षु, उनको क्या किया, उनको जो है दिशा निर्देश दिए। और एक बात ये भी आती है कि उन्होंने जब इस कीथ एचिसन ने इस चीज का प्रयोग किया तो कीथ एचिसन के इस प्रयोग से दूरस्थ बैठे, मतलब उन वीडियो टेप का जो है वीडियो टेप दूर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में भेजे गए और दूर बैठे हुए शिक्षक प्रशिक्षु भी उन वीडियो टेप्स का लाभ उठाने लगे। तो यहां से एक माइक्रो टीचिंग की अवधारणा ने जन्म लिया। लेकिन 1963 के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं 1963 के अंदर एक विद्वान प्रोफेसर हुए जिनका नाम था एलन। उन्होंने इस उपागम की विस्तृत व्याख्या की और विस्तृत व्याख्या करके और इस उपागम को क्या नाम दिया, सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया। तो अब आप देख लीजिए, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा हमें सबसे पहले 1961 में कीथ एचिसन के प्रयोग के अंदर, जब उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण में वीडियो टेप का प्रयोग किया तब ये अवधारणा में दिखाई दी। और 1963 में एलन ने इस उपागम की विस्तृत व्याख्या करते हुए इसे क्या नाम दे दिया, इसे माइक्रो टीचिंग नाम दे दिया। धीरे धीरे ये माइक्रो टीचिंग का जो विचार था ये दुनिया के कई देशों के अंदर फैल गया, मैं बताना चाह रहा हूं सूक्ष्म शिक्षण की बात जब हम करते हैं तो इस नवाचार को, सूक्ष्म शिक्षण के इनोवेशन को भारत ने भी ग्रहण किया। और 1967 के अंदर भारत के अंदर जो केंद्रीय पेडागोजिकल संस्थान इलाहाबाद है उसमें कार्य करने के दौरान डी तिवारी ने अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा जो है उसकी व्याख्या की। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि जो केंद्रीय पेडागोजिकल संस्थान इलाहाबाद है वहां पर भारत की बात अगर विशेष रूप से मैं करूं तो केंद्रीय पेडागोजिकल संस्थान इलाहाबाद, जिसको आज हम कहते हैं प्रयागराज, वहां पे काम करते हुए 1967 के अंदर एक विद्वान थे जिनका नाम था डी तिवारी। कहते हैं कि इन्होंने अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में माइक्रो टीचिंग की व्याख्या की थी। शिक्षक प्रशिक्षण या अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये माइक्रो टीचिंग क्या होता है, ये सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, भारतीय संदर्भ में इसकी व्याख्या 1967 के अंदर जो है वो डी तिवारी ने की। और भारत के अंदर डी तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या की। लेकिन बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, इस सूक्ष्म शिक्षण से विद्वान प्रोफेसर बी के पासी भी जुड़े और एनसीईआरटी ने भी सूक्ष्म शिक्षण
को जो है वो भारतीय संदर्भ में अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस प्रकार उसको प्रयोग में लेना चाहिए, उसके स्टेप्स भी जो है वो एनसीईआरटी ने जारी किए या एनसीईआरटी ने बताए। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ले जाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि डीडी तिवारी है ही। डीडी तिवारी के अलावा बड़ौदा के रहने वाले डॉक्टर बीके पासी, वो बीके पासी जो इंदौर विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष हुआ करते थे, इंदौर यूनिवर्सिटी में, प्रॉपरली बड़ौदा से बिलोंग करते थे लेकिन इंदौर यूनिवर्सिटी के अंदर वो शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। कहते हैं कि बीके पासी ने इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, यानी सूक्ष्म शिक्षण को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय वो इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीके पासी को जाता है। मूल रूप से ये बड़ौदा के थे लेकिन इंदौर विश्वविद्यालय में ये शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष थे और इन्होंने भारत के अंदर सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र के अंदर बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया। इनके अलावा अगर मैं कहूंगा तो एसपी कुलश्रेष्ठ भी है, मिश्रा जी भी है, गोस्वामी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन हमें इन लोगों की गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण आखिर क्या है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है छोटा शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या है? छोटा शिक्षण। आमतौर पर जो हमारी क्लास होती है वो कितने की होती है? 35 की होती है, 40 की होती है। और सूक्ष्म शिक्षण के अंदर हर चीज का न्यूनीकरण किया गया। हर चीज का क्या किया गया? न्यूनीकरण। देखिए, नाम यही है, इतना हमें याद करना है कि हमारी परीक्षा के अंदर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। हमें बहुत ज्यादा सूक्ष्म शिक्षण की गहराई में नहीं जाना है। सूक्ष्म शिक्षण के अंदर एक शब्द है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। और इसलिए इसमें हर चीज का क्या कर दिया गया? न्यूनीकरण कर दिया गया। अब ये न्यूनीकरण किसका किया गया? ये न्यूनीकरण किया गया, ये मिनिमाइजेशन किया गया। किसका किया गया? सिखाने की सामग्री का कर दिया गया, पढ़ाने की अवधि का कर दिया गया, विद्यार्थियों की संख्या का कर दिया गया। यानी ये न्यूनीकरण विद्यार्थियों की संख्या का भी कर दिया गया। जहां 35-40 की क्लास होती है, सूक्ष्म शिक्षण के अंदर सामने बैठे विद्यार्थी या फिर जो हमारे प्रशिक्षु भाई जो विद्यार्थी का रोल कर रहे हैं, विद्यार्थी की भूमिका कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं? 5-7 ही है। तो विद्यार्थियों की संख्या भी 35-40 की जगह केवल कितनी है? 5-6-7 बस। इसके अलावा सिखाने की सामग्री, हमें सूक्ष्म शिक्षण के अंदर बहुत ज्यादा आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट की क्लास, लंबी चौड़ी क्लास नहीं लेनी है। एक छोटा सा कंसेप्ट लेना है और उस कंसेप्ट के ऊपर किसी पर्टिकुलर कौशल उसका क्या करना है? वर्णन प्रस्तुत करना है। तो सिखाने की सामग्री भी क्या हो गई? न्यून हो गई। विद्यार्थियों की संख्या भी क्या हो गई? न्यून हो गई। और आपको जानकारी हो, अवधि, टीचिंग का ड्यूरेशन, इसका भी हमने क्या कर दिया? न्यूनीकरण कर दिया। जहां वास्तविक क्लास के अंदर 40 मिनट, 50 मिनट की क्लास होती है, यहां पर हमने क्या कर दिया? यहां पर 5-6 मिनट, 7 मिनट की क्लास है, ज्यादा क्लास नहीं है। तो कहने का मतलब सूक्ष्म शिक्षण के अंदर विद्यार्थियों की संख्या भी कम हो गई, सिखाने की सामग्री भी कम हो गई, टीचिंग का ड्यूरेशन भी कम हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर हर चीज क्या हो गई? हर चीज इसके अंदर न्यून हो गई। तो सूक्ष्म शिक्षण वास्तव में क्या है? जहां एक पढ़ाने वाला अध्यापक, देखो हमने उसको अध्यापक प्रशिक्षण में यूज किया वो अलग बात है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधारणा आई वो ये कह रही है कि एक अध्यापक 5-10 विद्यार्थियों को 5-10 मिनट ही पढ़ाता है। मतलब 35-40 विद्यार्थियों को 35-40 मिनट नहीं पढ़ाना है, 5-10 स्टूडेंट्स को 5-10 मिनट तक पढ़ाना है। और वो भी एक छोटा सा कोई बिंदु पढ़ाना है, कोई टॉपिक पढ़ाना है, कंटेंट छोटा सा, एक प्रकरण, केवल प्रकरण का भी एक बिंदु खाली, वो हमें पढ़ाना है। इसके द्वारा अध्यापक ने कैसे पढ़ाया उसका उसको ज्ञान करवाना है। अब अगर हम वीडियो टैप में उस अध्यापक की टीचिंग को रिकॉर्ड कर पाए और बाद में उस अध्यापक को फीडबैक देके और उसकी टीचिंग में इंप्रूवमेंट कर पाए तो वीडियो टैप हो तो सबसे बढ़िया। लेकिन जिन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में वीडियो टैप्स नहीं है, वहां साथी अध्यापक की ऑब्जर्वर की भूमिका के अंदर नोट करते हैं कि, या फिर साथी जो प्रशिक्षु अध्यापक है वही फीडबैक देते हैं कि सामने वाला पढ़ाने वाले ने क्या गलती करी है। तो ये एक बात अपने को ध्यान देनी। और सूक्ष्म शिक्षण के अंदर एक बात और ध्यान दें, जहां वास्तविक टीचिंग होती है, जैसे मैं आपको वास्तविक टीचिंग कर रहा हूं, तो वास्तविक टीचिंग में कई सारे कौशल होते हैं। जैसे मैं सवाल भी पूछता हूं, उत्तर आपसे भी निकलवाता हूं, बोर्ड पर लिखना संपट कौशल भी होता है, प्रस्तावना प्रश्न पूछने का पूर्व ज्ञान से आपको जोड़ने का कौशल भी होता है, उद्दीपन, परिवर्तन, हाव भाव वगैरह चेंज का कौशल भी होता है।
लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के अंदर हम सारे कौशलों पर एक साथ काम नहीं करते। इसमें किसी विशेष कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसी विशेष कौशल का प्रशिक्षण एक प्रशिक्षु अध्यापक को दिया जाता है। इसमें यह प्रयास नहीं करते कि वो सारे कौशल का प्रयोग एक साथ करे। अगर उद्दीपन परिवर्तन कौशल है तो केवल उसी कौशल पर काम करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न कौशल है तो केवल उसी पर काम करते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है तो केवल उसी पर काम करते हैं। तो एक पर्टिकुलर कौशल का प्रशिक्षण, या फिर कोई पुराना कौशल आपने डेवलप किया किसी बच्चे में, तो उस पुराने कौशल के अंदर सुधार किस प्रकार किया जा सकता है, ये जो हमारा टारगेट होता है, ये टारगेट के साथ में हम माइक्रो टीचिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं। माइक्रो टीचिंग का मेन मकसद क्या? किसी पर्टिकुलर कौशल पर काम करना, किसी पर्टिकुलर कौशल पर काम करना, और किसी बच्चे के पुराने कौशल को क्या कर देते हैं हम लोग जो है वो सुधारने का प्रयास जो है वो इसके अंदर करते हैं। और प्रशिक्षु जो अध्यापक होता है ना, उसको उसके निष्पादन, मतलब अध्यापक का जो भी प्रशिक्षु अध्यापक है, उस अध्यापक का निष्पादन कैसे इंप्रूव हो, उसने जो पढ़ाया है उस निष्पादन के अंदर किस प्रकार दक्षता लाई जा सके, इसका प्रयास हम लोग किसमें करते हैं? इसका प्रयास हम लोग माइक्रो टीचिंग के अंदर करते हैं। मैं माइक्रो टीचिंग से जुड़ी अगर बातें करूं तो एक चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में। देखिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे को बहुत बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण के अंदर एक चीज तो अपने को ध्यान रखना है कि इसके अंदर किसी पर्टिकुलर कौशल को डेवलप करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। किसी पर्टिकुलर कौशल को डेवलप करने का प्रयास आमतौर पर हम इसके अंदर करते हैं। एक बात सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण के सोपान क्या हो सकते हैं, या सूक्ष्म शिक्षण हम किस तरीके से जो है वो आगे चला सकते हैं। देखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बेसिक बात मैं कर रहा हूं ताकि विद्यार्थियों का ज्यादा समय भी खराब नहीं हो। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कुछ बातें दिमाग के अंदर रखनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले तो क्या करते हैं, किसी भी बच्चे को या कोई भी प्रशिक्षणार्थी, क्योंकि आमतौर पर हम सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग वास्तविक कक्षाओं में तो करते नहीं है, इसका प्रयोग हम ज्यादातर कहां करते हैं? टीचिंग ट्रेनिंग के अंदर, मतलब ईएड और एसटीसी के अंदर, अध्यापक प्रशिक्षण के अंदर। तो सबसे पहले हम प्रशिक्षुओं को क्या करेंगे? किसी पर्टिकुलर शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन करेंगे। मतलब जो बीएड में पढ़ाने वाला टीचर है, मतलब जो प्रशिक्षक जो सामने बैठे हैं, उनका मास्टर ट्रेनर है, उनका जो मास्टर ट्रेनर है वो क्या करेगा? अपने प्रशिक्षु जो अध्यापक विद्यार्थी है, मैं अध्यापक विद्यार्थी कहूंगा, क्यों? क्योंकि वो जो अध्यापक की ट्रेनिंग ले रहा है उसको सबसे पहले क्या बताएंगे? शिक्षण कौशल के बारे में बताएंगे। शिक्षण कौशल का सबसे पहले क्या करेंगे? विवेचन करेंगे। शिक्षण कौशल का विवेचन सैद्धांतिक रूप से करेंगे कि भाई प्रस्तावना प्रश्न कौशल है तो इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? कोई भी शिक्षण कौशल, आप सामने बैठे प्रशिक्षु अध्यापक जो विद्यार्थी है उनको, अध्यापक विद्यार्थी, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि वो अध्यापक जो बनने वाला है लेकिन विद्यार्थी के रूप में बैठा है, तो आपको जानकारी हो वो जो हमारा शिक्षक शिक्षार्थी है वो, उसको हम सबसे पहले बताएंगे कि पर्टिकुलर शिक्षण कौशल के अंदर क्या होता है, किसी भी शिक्षण कौशल का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये कौशल जब आप वास्तविक कक्षा में आगे जाओगे तो वो कैसे काम करेगा, इस कौशल पर किस तरीके से आप अपनी पकड़ बना सकते हो, ये सारी चीजें हम बच्चे को, जो प्रशिक्षु हमारा अध्यापक है उसको हम बताएंगे। यानी सैद्धांतिक रूप से हम शिक्षण कौशल की क्या कर देंगे? व्याख्या कर देंगे। हम सैद्धांतिक रूप से शिक्षण कौशल की व्याख्या करेंगे, उस कौशल का अर्थ बताएंगे, उस कौशल का महत्व क्या है वो बताएंगे, उस कौशल के ऊपर बच्चा अधिकार कैसे कर सकता है, वो बच्चा दक्षता कैसे प्राप्त कर सकता है, ये हम उस बच्चे को मतलब टीचर स्टूडेंट को हम बताएंगे। तो क्योंकि बार बार हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चा शब्द आता है, लेकिन यहां पर वो बच्चा नहीं, वो अध्यापक प्रशिक्षु है, ये बात ध्यान देना। तो सबसे पहले हमने शिक्षण कौशल का विवेचन कर दिया। शिक्षण शुरुआत में आप चाहे, चूंकि हम पूर्ण से अंश की बात करते हैं, तो पहले उसे सारे कौशलों के बारे में बेसिक जानकारी दे दो और उसके बाद उसे किसी पर्टिकुलर शिक्षण कौशल के बारे में बता दो कि ये पर्टिकुलर शिक्षण कौशल क्या है और ये आपके क्या काम आने वाला है। अब किसी पर्टिकुलर शिक्षण कौशल के ऊपर जब हम आए, यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब हम शिक्षण कौशल की बात करते हैं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि कितने प्रकार के शिक्षण कौशल जो है वो हो सकते हैं।
कितने प्रकार के शिक्षण कौशल जो है वो हो सकते हैं। तो प्रस्तावना, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने एसटीसी और बीएड के अंदर आपने काम किया है, और एसटीसी और बीएड के अंदर अगर आपने ट्रेनिंग की है तो उसमें बहुत सारे कौशलों के ऊपर आप लोगों ने काम किया होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रस्तावना प्रश्न का कौशल है। प्रस्तावना प्रश्न के कौशल के अंदर जैसे कोई भी पाठ योजना होती है, उस पाठ योजना के अंदर किस प्रकार बच्चे को उद्देश्य के ऊपर लाया जाए, उसको किस तरीके से जो है पाठ को शुरू किया जाए। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल होता है, जिसके अंदर जैसे मैंने कोई सवाल पूछा, अब उसका उत्तर बच्चे से ही निकलवाना है। श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट पर कैसे लिखा जाता है, इसका कौशल है। जैसे प्रश्नों की प्रवाहशीलता, मतलब एक के बाद एक धड़ल्ले से प्रश्न आवे, और टीचर के अंदर कभी कभी वो फ्लुएंसी भी काम आती है बच्चों को जोड़ने के लिए, तारतम्यता बनाने के लिए। तो इतने सारे, क्योंकि आप लोगों ने एसटीसी और बीएड में माइक्रो टीचिंग किया है तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक जानकारी बताना चाहूंगा। हमारे विद्वान एलन और रॉयन ने शिक्षण कौशलों की संख्या 14 बताई है। कितनी बताई है? 14। एलन और रॉयन ने शिक्षण कौशलों की संख्या 14 बताई है। बॉर्ग और उसके सहयोगियों, मैं बताना चाहूंगा, बॉर्ग और उसके सहयोगियों ने 18 संख्या बताई है। कितनी बताई है? 18। बॉर्ग और उसके सहयोगियों ने 18, बॉर्ग एंड अदर्स, इन्होंने कौशलों की संख्या कितनी बताई है? 18 बताई है। भारत के अंदर बात करूं तो बीके पासी, जो बड़ौदा के रहने वाले थे, इंदौर विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने 21 तक जो है संख्या निर्धारित की है कि शिक्षण कौशल कितने हैं? 21 है। शिक्षण कौशल 21 है। जबकि जंगीरा और जंगीरा के जो साथी, जो मतलब उसकी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले, जंगीरा एंड अदर्स, इन्होंने कौशल्स की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। तो अलग अलग लोगों ने शिक्षण कौशलों की संख्या अलग अलग बताई है। एक बात अपने को दिमाग में रखनी है, बीके पासी ने शिक्षण कौशलों की संख्या 21 बताई है। बीके पासी भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है शिक्षण कौशलों के ऊपर किया है। तो शिक्षण कौशल के अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि भाई शिक्षण कौशल कितने होते हैं, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट में पूछेंगे शिक्षण कौशल कितने हैं। शिक्षण कौशल बहुत सारे हैं। आप चाहेंगे तो शिक्षण कौशलों के नाम, मैं कुछ एक कौशलों के नाम आपको लास्ट में बता भी दूंगा। तो यहां पर शिक्षण कौशल के बारे में बात हुई। शिक्षण कौशल के बाद में दूसरा स्टेप क्या आएगा? दूसरा स्टेप जो आएगा वो आएगा आदर्श पाठ का वाचन करना। ध्यान देना, दूसरा जो स्टेप आएगा वो आएगा आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण। अब आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण मतलब टीचर उस शिक्षक प्रशिक्षु को यह बताएगा कि इस शिक्षण कौशल के अंदर किस तरीके से उसको लेसन प्रस्तुत करना, छोटा सा लेसन उसको कैसे देना है। आपको ध्यान हो, आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण करने के लिए जरूरी नहीं है कि शिक्षक ही पाठ प्रस्तुत करे। पुराना कोई वीडियो टैप बच्चे को दिखाया जा सकता है। सारे जितने भी अध्यापक प्रशिक्षु, जैसे मान लो एक ग्रुप के अंदर 15 टीचर लर्नर है, मतलब टीचर जो ट्रेनर है, ट्रेनिंग लेने वाले हैं, तो टीचर ट्रेनिंग लेने वाले मान लो 15 जने, 15 कोई एक वीडियो टैप दिखा दिया किसी पर्टिकुलर कौशल पर, जैसे प्रस्तावना कौशल पर, जैसे प्रश्नों की प्रवाहशीलता कौशल पर, जैसे श्यामपट्ट कौशल पर, जैसे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल पर, कोई भी एक वीडियो टैप दिखा दिया। तो वीडियो टैप दिखाने से सामने बैठे बच्चों को पता चला कि ये पाठ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। उनको आप, क्योंकि जब सामने वीडियो होता है ना, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और मान लो अगर वीडियो टैप नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है? टीचर उसका लिखित कंटेंट भी बच्चों को दे सकता है कि ये पाठ कौशल इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, और या फिर क्लास के अंदर करके भी दिखा सकता है। तो आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। यहां तक तो काम किसको करना है? टीचर, ट्रेनर जो सामने बैठे हैं उनको ट्रेनिंग देने वाला मास्टर ट्रेनर, ये 2 स्टेप तो उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा सबसे पहले योजना बनाएगा, नियोजन करेगा, प्लानिंग करेगा। आयोजन कह दो, प्लानिंग कह दो, नियोजन कह दो। यानी बच्चा किसी प्रस्तावना या किसी पाठ, कोई भी कौशल है, उस कौशल से संबंधित पाठ को प्रस्तुत करने के लिए आयोजना का स्टेप, नियोजन का स्टेप या योजना बनाने का स्टेप कह दो। यानी वो सबसे पहले क्या करेगा? योजना बनाएगा किसी विशेष कौशल के लिए। देखो, एक समय में एक कौशल, इसमें सारे कौशल एक साथ नहीं होते। बच्चा जब वास्तविक कक्षा में जाएगा ना, तो उसको सारे कौशल एक साथ प्रस्तुत करने हैं। यहां किसी विशेष कौशल के लिए वो क्या करेगा? योजना बनाएगा।
अब योजना बना दी, योजना बनाने के बाद क्या करेगा, योजना बनाने के बाद वो पाठ का प्रस्तुतिकरण करेगा। क्या करेगा, पाठ का प्रस्तुतिकरण करेगा। वो पाठ को प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत भी किसी विशेष कौशल के संदर्भ में करेगा। अब पाठ को प्रस्तुत करना मतलब छोटे समूह को पढ़ाना, और छोटे समूह को जब वो पढ़ाएगा तो बढ़िया तो ये अब दो विकल्प है, या तो जब वो पाठ को प्रस्तुत करे तो या तो आप उसका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर दो ताकि उसी बच्चे को बाद में दिखाए कि तूने कैसे पढ़ाया। अब देखो आजकल तो यूट्यूब आ गया। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने 12-13 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन पहले मुझे खुद पता नहीं था कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, लेकिन अब मैं मेरा ही वीडियो खुद को देखता हूं तो मैं अपने में इंप्रूवमेंट कर सकता हूं कि मेरे यहां गलती हो रही है, मैं उस गलती को सुधार सकता हूं। तो एक तो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके उस बच्चे को, जब वो पाठ पूरा हो जाएगा तो उस बच्चे को दिखाएंगे। और अगर ऑडियो वीडियो नहीं है तो जो साथी प्रशिक्षु है, वो साथी प्रशिक्षु क्या करेंगे, वो पर्यवेक्षण करेंगे। मतलब पर्यवेक्षक, अगर पर्यवेक्षक पर्टिकुलर उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारा साथी ट्रेनिंग ग्रहण कर रहा है वो साथी ही हमारा क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। और जो निरीक्षण होता है इसके लिए कई पद्धतियां काम में लेते हैं, जैसे फ्लेंडर की अंतःक्रिया निरीक्षण पद्धति है। अवलोकन के लिए रेटिंग देना है तो हम बच्चा, जो प्रशिक्षु अध्यापक सामने जिस कौशल का प्रस्तुतिकरण कर रहा है ना, हम फ्लेंडर की अंतःक्रिया निरीक्षण में ये नोट करते हैं ना कि वो कितना इंटरेक्शन कर रहा है, कि उस कौशल के अंदर कितना उसका एक्सप्रेशन है, पुनर्बलन का, जैसे पुनर्बलन कौशल है तो पुनर्बलन का प्रयोग किस प्रकार है, तो अलग अलग चीजें टैली होती है। तो हम जब वो प्रशिक्षु पाठ प्रस्तुत कर रहा है तो हम दो चीजें कर सकते हैं। बेस्ट तो ये है कि आप उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर दो, उससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। उसमें तो जिसने पढ़ाया है वो खुद ही देख लेगा कि गलती क्या हो रही है। दूसरी चीज है, पर्यवेक्षक या साथियों के द्वारा क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि ऑडियो वीडियो ज्यादातर अवेलेबल नहीं होते। तो फिर प्रशिक्षु जो साथी अध्यापक है, साथी जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, वो क्या कर लेंगे, निरीक्षण कर लेंगे। अब क्या होता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, पाठ के प्रस्तुतिकरण के साथ में आपको जानकारी हो, जो जैसे ही उसका पाठ खत्म होगा उसको चाहे ऑडियो वीडियो दिखाकर, चाहे साथी अध्यापकों ने जिन्होंने निरीक्षण किया है, या जो मास्टर ट्रेनर जो ट्रेनिंग देने वाला है, जो हमारा बीएड का अध्यापक है, एसटीसी का अध्यापक है, वो क्या करेगा, प्रतिपुष्टि प्रदान करेगा, फीडबैक प्रदान करेगा। फीडबैक में ये रहेगा कि भाई तेरा निष्पादन कैसा रहा, तेरे से क्या गलती हुई, और अगर गलती हुई है तो इस गलती को सुधारना है। सुधारने के लिए वो प्रशिक्षु क्या करेगा, वो प्रशिक्षु पाठ की पुनः योजना बनाएगा, क्योंकि अब सुधार करना है ना उसको, तो पाठ की पुनः योजना बनाएगा, और पुनः योजना बनाने के बाद में वो पुनः शिक्षण करेगा, मतलब दोबारा पढ़ाएगा उसी कौशल को इंप्रूव करते हुए, पुनः योजना बनाएगा और पुनः वापस जो है वो शिक्षण जो है वो करेगा। इस तरीके से आपको जानकारी हो, इस तरीके से वो दोबारा पढ़ाएगा, और दोबारा पढ़ाएगा तो आप पुनः शिक्षण, तो आप पुनः प्रतिपुष्टि दे सकते हो। तो वैसे आमतौर पर 2 बार ये स्टेप करते हैं, लेकिन ये तब तक करना चाहिए या तब तक करते हैं जब तक एक प्रशिक्षु अध्यापक की उस पर्टिकुलर कौशल के अंदर दक्षता नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग ये स्टेप जो है वो चला सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है कि सर कितने मिनट। देखो, मिनट देश काल समय और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि हमारे भारत के अंदर पर्टिकुलर अगर बात करें तो एनसीईआरटी ने भारतीय परिवेश के अंदर जो प्रारूप सुझाया है, उसमें क्या प्रारूप सुझाया है ये ध्यान देना। भारतीय परिवेश के अंदर एनसीईआरटी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या मानता है। एनसीईआरटी ने इंडियन एस्पेक्ट के अंदर माइक्रो टीचिंग के बारे में क्या व्याख्या की है, इस सूक्ष्म शिक्षण के बारे में एनसीईआरटी का क्या मानना है। तो एनसीईआरटी ने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में यह कहा है कि इसमें छात्रों की संख्या 5 से क्या हो, 10 हो। छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ध्यान देना। एनसीईआरटी ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारूप है, इसमें छात्रों की संख्या 5 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए। प्रशिक्षु अध्यापक किसी विशेष कौशल को पढ़ाएगा, सामने बैठे बच्चे कितने होने चाहिए, 5 या 10। लेकिन वो बच्चे कौन होंगे, वो छात्र होंगे कौन, वो छात्र हमारे साथी जो प्रशिक्षु अध्यापक है वो हो सकते हैं, साथी प्रशिक्षु अध्यापक हो सकते हैं। अगर संबंधित एसटीसी या बीएड कॉलेज चाहे तो वास्तविक छात्रों को भी सामने बिठाया जा सकता है। जिस स्टैंडर्ड का पाठ वो प्रशिक्षु प्रस्तुत कर रहा है, हम वास्तविक छात्रों को भी बिठा सकते हैं। लेकिन मैंने काबरा कॉलेज में बीएड किया
तो मैं जब माइक्रो टीचिंग के अंदर आगे खड़ा हुआ तो मेरे सामने बैठे जो बच्चे थे वो बच्चे नहीं थे। जैसे मैं तीसरी क्लास का पाठ पढ़ा रहा हूं तो वो जो मेरे साथ में ही ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो तीसरी कक्षा के बच्चे की क्या निभा रहे थे, भूमिका निभा रहे थे। तो इस प्रकार से ये चीज होती है। इसके अलावा आपको जानकारी हो, पर्यवेक्षण कौन करते हैं? पर्यवेक्षण करने वाले या निरीक्षण करने वाले कौन है? अब पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? एनसीईआरटी ने कहा कि यह पर्यवेक्षण हमारे सहपाठी छात्र अध्यापक ही कर सकते हैं। या तो सहपाठी छात्र अध्यापक कर सकते हैं, मतलब हमारे साथ ही बैठे वो छात्र अध्यापक जो ट्रेनिंग लेने वाले वो उनमें से ही कोई एक या दो निरीक्षण की भूमिका निभा सकते हैं, और या फिर हमारा जो मास्टर ट्रेनर जो हमको ट्रेनिंग दे रहा है वो पर्यवेक्षक की भूमिका इसके अंदर निभा सकते हैं। और हमारे भारत में जो एनसीईआरटी ने सूक्ष्म शिक्षण में पाठ की अवधि निर्धारित की है वो कितनी निर्धारित की है? 6 मिनट निर्धारित की है। सूक्ष्म शिक्षण के अंदर पाठ की अवधि जो निर्धारित की है वो कितने मिनट निर्धारित की है? वो अवधि 6 मिनट की निर्धारित की है। कितने मिनट निर्धारित की है? 6 मिनट निर्धारित की है। और भारत में जो एनसीईआरटी ने सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र है टोटल, वो चक्र कितने मिनट का माना है? 36 मिनट का माना है एनसीईआरटी ने। अब ये 36 मिनट का कैसे है? अब 36 मिनट का कैसे ये सत्र चलेगा? तो सबसे पहले देखो, किसी भी छात्र अध्यापक ने जो योजना बनाई उस योजना बनाने के टाइम को हम इसमें काउंट नहीं करते। वो योजना तो उसने बना ली, भले एक दिन खप के बनाई, रात को घर पे बैठ के बनाई, लेकिन उसके बाद देखो प्लानिंग तो उसने कर दी। अब इस प्लानिंग के टाइम को तो हम काउंट नहीं करते, लेकिन इस प्लानिंग के बाद में जो टीचिंग की है ये टीचिंग कितने मिनट की हुई? ये टीचिंग 6 मिनट की हुई। कितने मिनट की हुई? 6 मिनट। मतलब देखो 6 का 5 हो सकता है, 6 का 4 हो सकता है, लेकिन अमूमन ये टीचिंग कितने मिनट की हुई? 6 मिनट की जो है वो टीचिंग हुई। 6 मिनट टीचिंग के बाद में 6 मिनट उसको क्या मिलेगा? फीडबैक मिलेगा, प्रतिपुष्टि मिलेगी कि भाई उसने क्या गलतियां की है। तो 6 मिनट उसके टीचिंग के हो गए, 6 मिनट उसकी प्रतिपुष्टि के हो गए, यानी फीडबैक के हो गए। फीडबैक उसको कितने मिनट मिला? 6 मिनट मिला। 6 मिनट फीडबैक मिलने के बाद उसको ये पता चला कि मैंने जो पढ़ाया है, मैंने जो प्रशिक्षण दिया उसमें कहां गलती हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो रीटीचिंग करेगा या रीप्लानिंग करेगा। सबसे पहले दोबारा योजना बनाएगा, और दोबारा योजना बनाने के लिए, पुनर्योजना के लिए, पुनः आयोजन के लिए आपको जानकारी हो, उसको 12 मिनट का समय हमने दे दिया कि भाई जो गलतियां हुई है उस गलतियों को आने वाले 12 मिनट के अंदर तुम इंप्रूव करो, मतलब अपने पाठ में सुधार करो। 12 मिनट उसको दे दिए प्लान सेशन के लिए। रीप्लान सेशन के बाद में वो क्या करेगा? वो रीटीच करेगा, मतलब जो उसने दोबारा योजना बनाई है उस दोबारा योजना के हिसाब से वो 6 मिनट वापस पढ़ाएगा। 6 मिनट वो क्या करेगा? वापस पढ़ाएगा। और 6 मिनट वापस पढ़ाने के बाद में उसको री फीडबैक, मतलब उसके जो रीटीच उसने किया उसके ऊपर उसको प्रतिपुष्टि देनी है। इसको भी हमने 6 मिनट के अंदर बांट दिया। तो ये चक्र आपके कितना हो गया? देखो प्लानिंग का समय हमने निर्धारित नहीं किया, प्लानिंग तो बच्चा भले एक दिन खपके करे, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसने टीचिंग की, 6 मिनट टीचिंग के, 6 मिनट फीडबैक के, 12 और 12 मिनट रीप्लानिंग के, मतलब दोबारा योजना बनाने के, कितने हो गए? 24 और 6 मिनट हो गए रीटीचिंग के, कितने हो गए? 30, और फिर री फीडबैक के 6 मिनट, कितने हो गए? 36 मिनट। यानी प्लानिंग के समय के अलावा 36 मिनट का ये पूरा चक्र हम लोगों ने इस सूक्ष्म शिक्षण के चक्र के अंदर जो है वो काउंट किया है। आपको जानकारियों में एक एक कौशल के ऊपर आपको लेकर नहीं चलूंगा, लेकिन आमतौर पर जब सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण के अंदर बहुत सारे जो है वो कौशल हो सकते हैं, बहुत सारे कौशल। देखो जब हम वास्तविक कक्षा में आगे जाएंगे ना तो इन कौशलों का प्रयोग एक एक नहीं होगा, सबका साथ में होगा। आज जैसे मैं आपको वास्तव में पढ़ा रहा हूं तो मैं बीच में सवाल भी पूछ लेता हूं, बीच में हंसी मजाक भी कर लेता हूं, बीच में आपको पुनर्बलन भी दे देता हूं, मैं हाथ भी हिला रहा हूं, देखिए उद्दीपन परिवर्तन भी हो रहा है, तो ये पुनर्बलन भी हो रहा है, श्यामपट पर भी है। तो सारे कौशल क्या है? एक साथ है। रियल टीचिंग में सारे एक साथ है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में किसी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर ही काम किया जाता है। तो कौन कौन से कौशल हो सकते हैं? आमतौर पर जो कौशल होते हैं, देखो वैसे तो मैंने कहा कि बीके पासी ने 21 कौशल बताए हैं, लेकिन आमतौर पर जैसे प्रस्तावना कौशल हो सकता है, जैसे प्रश्नों की प्रभावशीलता का कौशल हो सकता है। अब प्रश्नों की प्रभावशीलता का मतलब क्या? एक टीचर में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि प्रश्नों की फ्लुएंसी रखे। जैसे बाड़मेर जिले में कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? रामदेव जी का। रामदेव जी का जन्म किसके घर हुआ था? गजमाल जी के घर।
अच्छा, अजमल जी के घर रामदेव जी के अलावा उनके बड़े भाई का जन्म हुआ, उनका नाम क्या था? वीरमदेव। अच्छा, वीरमदेव को किसका अवतार मानते हैं? शेषनाग का अवतार। अच्छा, शेषनाग के अवतार और भी किसी को मानते हैं कि हाँ सर लक्ष्मण को मानते हैं। अच्छा, लक्ष्मण के अवतार के रूप में राजस्थान में कौन से लोक देवता पैदा हुए? पाबूजी पैदा हुए। ऐसे प्रश्नों से जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उद्दीपन परिवर्तन, इसमें हम ये देखते हैं कि सामने वाला प्रशिक्षु अध्यापक पढ़ाते समय खाली यूं पढ़ा रहा, जैसे मैं ये बोलूं ऐसे नहीं पढ़ाना है आपको। पढ़ाने के दौरान हाव भाव का भी प्रयोग करना है, यानी उद्दीपन परिवर्तन का कौशल भी होना चाहिए। खोजपूर्ण प्रश्न, अब खोजपूर्ण प्रश्न के अंदर बच्चे से सवाल का उत्तर निकलवाना है। अब कई बार तो हद होती है कि खोजपूर्ण प्रश्न के चक्कर में मजाक ही हो जाती है। जैसे मैं जिस समय बीएड कर रहा था उस दरमियान एक वाकया घटा, सामाजिक वाले का किसी का माइक्रो टीचिंग देख रहे थे। मैं तो गणित में था लेकिन सामाजिक वाले का माइक्रो टीचिंग देख रहे थे। वो पढ़ा रहा था गोगा जी। अब खोजपूर्ण प्रश्न कौशल में गोगा जी पढ़ा रहा था। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या है? अब जो साथी अध्यापक बैठे थे उन्होंने अब आते हुए भी मौन धारण कर लिया, क्योंकि उस समय व्यवहार वैसे करना है जैसे 5वीं कक्षा के स्टूडेंट, और इशारा तो पहले ही कर रखा था कि भाई बोलना मत जब तक उत्तर पे नहीं ले आऊं। तो भाई गोगा जी के पिताजी का नाम क्या? पता नहीं। अच्छा, शादी में महिलाएं क्या पहनती है? आभूषण पहनती है। शादी में महिलाएं क्या पहनती है? नए वस्त्र पहनती है। नए वस्त्र के अलावा क्या पहनती है? आभूषण पहनती है। आभूषणों को क्या कहते हैं? गहने कहते हैं। गहनों के अलावा क्या कहते हैं? जेवर कहते हैं। तो बताओ गोगा जी के पिताजी का नाम क्या है? जेवर चौहान। तो ऐसे भी कई बार मजाक हो जाती है। तो खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के अंदर बच्चे से ही प्रश्न का उत्तर क्या करते हैं? निकलवाते हैं। इसी तरीके से आपको ध्यान हो पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन किस प्रकार एक टीचर जो ट्रेनर है, ट्रेनिंग लेने वाला है, टीचर ट्रेनिंग है, वो कैसे पुनर्बलन दे रहा है? खाली बार बार शाबाश 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 कह रहे हो तो शाबाश का कोई अर्थ भी नहीं है। इसी तरीके से कौशल के अंदर आपको ध्यान हो उदाहरण कौशल भी आता है। उदाहरण का प्रयोग किस प्रकार से करता है, ये भी एक प्रकार का कौशल है। आपको जानकारी हो व्याख्यान कौशल भी आता है कि व्याख्यान का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। श्यामपट कौशल भी आता है कि श्यामपट का उपयोग कैसे करते हैं, श्यामपट पर सही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि श्यामपट अब आजकल तो व्हाइट पट और ग्रीन पट भी हो गए। तो इस प्रकार के कौशल जो है वो आमतौर पर हमें माइक्रो टीचिंग के अंदर नजर आते हैं। इन कौशलों की गहराई के अंदर हमें जो है वो नहीं चलना है। लेकिन एक बात ध्यान देना, इस सूक्ष्म शिक्षण आमतौर पर अध्यापक प्रशिक्षण में यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर कौशल पर इसमें काम करते हैं। इसमें विषय वस्तु तो केवल कहने के लिए, मेन चीज जो टारगेट होता है ना, वो किसी कंटेंट को पढ़ाना या उस कंटेंट पे ध्यान देना नहीं है, उस कौशल पर ध्यान देना है कि वो कौशल विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पढ़ाए मर्जी आए वो पढ़ाए, पढ़ाना क्या है वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कौशल का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो महत्वपूर्ण बात है। प्रतिपुष्टि यहां पर इंपॉर्टेंट होती है, यहां पर प्लानिंग और रीप्लानिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बेसिक बात मैंने आज करी है माइक्रो टीचिंग के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको माइक्रो टीचिंग का बेसिक कंसेप्ट, मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं गया हूं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।